जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, 21 जो पुलिस है वो उसको जला दिया जाता है। तो उसके बाद जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं, जब ये अरेस्ट हो जाते हैं 6 ईयर्स के लिए, तो कुछ सालों के लिए जब अरेस्ट हो जाते हैं तो अब स्वराज पार्टी शुरू होती है। स्वराज मतलब हुआ अपना राज, ठीक है। द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाई गांधी जी इन 1922 was bitterly resented by some कांग्रेस लीडर्स। अब जब सस्पेंशन हो जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गांधी जी 1922 में गांधी जी के द्वारा, तो अब कांग्रेस लीडर जो है कुछ आगे बढ़ते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ CR दास एंड पंडित मोतीलाल नेहरू, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ न्यू पार्टी कॉल्ड स्वराज पार्टी। तो चूँकि कांग्रेस अब कमज़ोर हो जाती है, तो अब क्या होता है कि इसके लीडर जो रहते हैं CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, ये एक नया पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, स्वराज पार्टी। दिस पार्टी हैड लिटिल फेथ इन द सिविल डिसोबीडियंस। ये फेथ रखती है सिविल डिसोबीडियंस के साथ। इट एम टू कैप्चर द सीट्स इन द लेजिस्लेचर बाय द कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। इसका एम रहता है कि किसी ना किसी तरीके से जो लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होंगे, कॉन्टेस्ट होगा, उसमें कुछ सीट्स कैप्चर कर लिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद एंड टू इंटेंसिफाई द स्ट्रगल फॉर स्वराज, ताकि मतलब और जो स्ट्रगल चल रहा है स्वराज को लेकर के, उस चीज़ को वर्क और अच्छे तरीके से किया जाए। इन इलेक्शन 1923 द स्वराजिस्ट वॉन अ डोमिनेंट पोजीशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब 1923 में इलेक्शंस होते हैं तो जो स्वराजिस्ट रहते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है, कुछ पोजीशन लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इट हैड अ पावरफुल इन्फ्लुएंस इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इससे क्या होता है कि एक इन्फ्लुएंस तैयार होता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक। द पार्टी वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग द रॉलेट एक्ट। जो पार्टी है वो सक्सेसफुली रॉलेट एक्ट को रिपील करवाने में सक्सेसफुल हो जाती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पार्टी द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडियन कमीशन ऑफिसर्स इन द आर्मी। तो इस इन्फ्लुएंस के बाद क्या होता है, पार्टी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई इंडियंस को एज ऑफिसर आर्मी में और इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। देखिए धीरे धीरे फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री कर जाना, फिर रॉलेट एक्ट को रिपील करवा देना, फिर इंडियन कमीशन ऑफिसर के अंदर आर्मी के अंदर और कुछ इंक्रीज़ हो जाते हैं पोस्ट वगैरह, भारतीयों को ऐड कर लेना। ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द पार्टी सम लॉ वर ऑल्सो पास फॉर वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर। अब देखिए कि कुछ लॉ पास किए जाते हैं जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल लेबर के वेलफेयर पर वर्क किया जाता है, जो इंडस्ट्रीज़ में लेबर वर्क करते हैं। अब आता है साइमन कमीशन, ठीक। इन द मीन टाइम द रिवॉल्यूशनरी लीडर हैड इंक्रीज देयर एक्टिविटीज़ टू अचीव फ्रीडम फॉर द कंट्री। मीन टाइम में क्या होता है, जो रिवॉल्यूशनरी रहते हैं लीडर, वो इंक्रीज़ करते हैं अपनी एक्टिविटी को ताकि वो अचीव कर सकें फ्रीडम को कंट्री के लिए। द गवर्नमेंट फेल्ड द नीड ऑफ द फ्रेश रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। गवर्नमेंट महसूस करती है कि कुछ फ्रेश रिव्यू चाहिए पॉलिटिकल सिचुएशन भारत में। तो इन 1927 इट अपॉइंटेड अ कमीशन। अब देखिए कहीं ना कहीं वो अपना पकड़ दिखाने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए कुछ नया करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, तो सर साइमन के अंतर्गत वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं कमीशन, ठीक है। द प्रोग्रेस मेड बाय द इंडियन आफ्टर द पासिंग ऑफ द रॉलेट रिफॉर्म एक्ट 1919। तो क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या क्या चेंजेस आए 1919 एक्ट रिफॉर्म एक्ट के बाद, वो देखने का प्रयास करते हैं। तो इट वाज ऑल्सो रिकमेंड मीजर फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री। द कांग्रेस डिसाइडेड टू बायकॉट द साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन में कहीं ना कहीं चीज़ें देखने का भी प्रयास हो रहा था, और ये भी चीज़ हो रही थी कि जो अपॉइंटमेंट है वो भारतीयों का कम से कम हो, ऐसे भी चीज़ें देखी जा रही थी। तो कांग्रेस जो है वो डिसाइड करती है कि हम साइमन कमीशन को बायकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको कहा गया कि ये ऑल वाइट कमीशन है, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सब विदेशी हैं। बिकॉज नो इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द इट। इस कमीशन में कहीं भारतीय नहीं है।
पब्लिक हड़ताल्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, ब्लैक फ्लैग एंड लाउड स्लोगन्स, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, और इस तरीके से कमीशन को हटाने का प्रयास किया गया, दूर करने के प्रयास किया गया कि किसी तरह से वो वापस चला जाए सामवेश कमीशन। ठीक, द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू सप्रेस द पीपुल विथ एन आयरन हैंड, मतलब एक गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को दबाया जा सके एज आयरन हैंड के थ्रू। एट लाहौर पीपुल मर्सिलेसली लाठी चार्ज करने लगते हैं लोगों के ऊपर गवर्नमेंट। ए पीसफुल बायकॉट प्रोसेसन इन विच लाला लाजपत राय रिसीव्ड लाठी ब्लोज, जो शांति से चल रहा था बायकॉट, वो अब लाठी के ऊपर लाठी बरस जाती है। ही सून डाइड, वो मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं इंजरी के कारण नवंबर 28 में। एट लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत ऑल्सो रिसीव इंजरीज, इन्हें भी इंजरीज हो जाती है। ठीक है, द कमीशन हाउएवर कंटिन्यूड इट्स वर्क एंड इट्स रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सब होने के बावजूद भी कमीशन अपना काम करती है और रिपोर्ट बना करके इंडिया एक्ट 1935 में सबमिट करती है। अब क्या होता है, अवेकनिंग ऑफ द सोशल ग्रुप्स, अब धीरे धीरे जागते हैं। कौन? सोशल ग्रुप्स। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स हैड अवेकन्ड द मासेस पॉलिटिकली, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वो जाग जाते हैं धीरे धीरे, मास मूवमेंट में भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीजेंट्स मेड इट्स ट्रूली मास द मूवमेंट्स, किसानों का जुड़ाव सच्चाई की तरफ बढ़ने लगता है। लेट अस हैव अ लुक ऑफ इम्पॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट्स। अब पीजेंट्स मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं इस पीरियड में। सबसे पहले खेड़ा पीजेंट मूवमेंट, ये क्या था? गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। गांधी जी ऑर्गेनाइज करते हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ। विच पीजेंट्स कुड नॉट पे ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप। वो कहना चाहते हैं गांधी जी कि जब किसान अच्छे तरीके से क्रॉप उगा नहीं पाया, फसल नहीं हुई, तो वो टैक्स क्यों पे करें। द कैंपेन वाज चीफली डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो कैंपेन था वो डायरेक्टली अगेंस्ट चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ चला गया। द सत्याग्रह लास्टेड टिल जून 1918। जो सत्याग्रह है वो जून 1918 तक चला। The government was forced to issue secret orders directing that revenue should be recovered only from those peasants who could pay and to forgo collection in other cases। तो गवर्नमेंट ने फोर्स दे करके कुछ सीक्रेट ऑर्डर्स दिए, क्या कि जो रेवेन्यू है वो रिकवर किया जाएगा केवल और केवल पीजेंट से जिन्होंने टैक्स पे किए, जो दूसरे केसेस में कलेक्शन किए उनके थ्रू लिया जाएगा। मतलब नहीं हुआ है तो दूसरी तरीके से कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद मूवमेंट क्या आता है? मोपला अपराइजिंग 1922। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजेंट्स मूवमेंट वाज मोपला रिवोल्ट। ये क्या है? तो ये मेनली मुस्लिम एग्रीकल्चरलिस्ट का था, जिसमें एक्सप्लॉयट किया जाता है नंबूदरी हु हैपेंड टू द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण्स के साथ हो रहा था, जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट में लैंडलॉर्ड थे। फाइनली द मोपला रोज अप अगेंस्ट द मर्सिलेस एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ लैंडलॉर्ड सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश। क्योंकि लैंडलॉर्ड जो थे वो ब्रिटिश के सपोर्ट में थे, इनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, इनसे वर्क ज़्यादा लिया जा रहा था। द रिवोल्ट वॉज रूथलेसली क्रस्ड। जो रिवोल्ट ये लोग किए वो दबा दिया गया। 300 मोपलेस वर किल्ड एंड सेवरल थाउजेंड वॉन्टेड। जो मुस्लिम्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनको दबा दिया गया, 300 लोगों को मार दिया गया। ये था मोपला अपराइजिंग। तो कोई भी चीज़ें हो रही थी तो दबा दिया जा रहा था मौत के साथ, मार करके। अब सोचिए हज़ारों लोग चोटिल हुए थे इसमें। इसके बाद एक और आता है वर्कर्स मूवमेंट। डिफरेंट क्लासेस एंड स्टार्टा ऑफ द पॉपुलेशन joined the national movement as it developed during the years between 1918 to 22। अलग अलग क्लास के जो लोग थे नेशनल मूवमेंट्स में आते हैं।
1918 से 22। द फर्स्ट टू एक्ट वेयर द वर्कर्स, सबसे पहले कौन थे? वर्कर्स थे। इन 1918 ए वेव ऑफ स्ट्राइक स्वेप्ट थ्रू द कंट्री। सबसे पहला जो था वो जो स्वीपर वगैरह थे, जो मतलब सफाई कर्मी थे, ये सभी थे वर्कर थे। द लार्जेस्ट स्ट्राइक इन द 1919 टुक प्लेस इन द अहमदाबाद। इसमें सबसे पहला क्या था? अहमदाबाद, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स वर्क कंसनट्रेटेड। ये सारे वर्कर कंसनट्रेटेड थे जो वर्क कर रहे थे और वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, मूवमेंट करना चाहते थे। वर्कर्स इन द बॉम्बे एंड मद्रास ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू द डिमांड हायर वेजेस। ये डिमांड कर रहे थे हायर वेजेस के लिए, ठीक, कि भाई जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है तो हमें पेमेंट भी चाहिए, ठीक है, और लेसर आवर्स एंड बेटर कंडीशन ऑफ वर्क। अब कहीं पे भी काम कराया जाए और स्ट्राइक की जाए, स्ट्राइक करके ये अपनी बातों को कहते थे। कौन? बॉम्बे मद्रास वाले एरिया में जो वर्कर्स थे वो डिमांड करते थे हाई वेजेस के लिए, ठीक है, लेस माने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले और अच्छा कंडीशन बनाया जाए वर्क के लिए। तो इन 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया बॉम्बे में। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, CR दास एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम इट्स प्रेसिडेंट बाय टर्न। ये सभी प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अब आते हैं बरदौली मूवमेंट। देखिए अभी जो हम लोग पढ़े टॉपिक वो वर्कर्स मूवमेंट था, इसमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वर्क कर रहे थे उनके ऊपर था। वो वर्क करना चाहते थे, वेजेस बढ़ाना चाहते थे, टाइम कम करवाना चाहते थे और अच्छा कंडीशन बनवाना चाहते थे वर्क के लिए। उसके बाद आता है बरदौली मूवमेंट। 1928 में द बॉम्बे गवर्नमेंट इंक्रीज रेवेन्यू डिमांड बाय 22% डिस्पाइट द फॉल ऑफ कॉटन प्राइसेस। ये क्या है? तो बॉम्बे गवर्नमेंट जो है इंक्रीज़ कर देती है रेवेन्यू को 22%, भले कॉटन का प्राइस गिर रहा है तब भी। सेकेंडली द डिमांड फॉर द लैंड वाज सो हाई दैट रेंटल चार्ज बाय द लैंडलॉर्ड्स आउटस्ट्रिप्ड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे पेड टू द गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जो रेंट चार्ज है लैंडलॉर्ड को, वो उसमें से भी रेंट पे करना होता था गवर्नमेंट को। भाई एक तरफ से रेंट भी दो, ऊपर से टैक्सेस भी। द बरदौली मूवमेंट 1928 एम एट द अनडूइंग दिस इनजस्टिस। तो जो भी इनजस्टिस चल रहा था इसके खिलाफ बरदौली मूवमेंट चलाया गया। द लोकल लीडर विथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑर्गेनाइज ए नॉन रेवेन्यू कैंपेन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नॉन रेवेन्यू कैंपेन चलाया, ठीक है। स्किलफुल यूज वाज मेड ऑफ कास्ट एसोसिएशंस। जो स्किलफुल माने जो स्किल वाले लोग थे वो, और साथ में कास्ट एसोसिएशंस के लोग, रिलीजियस अपील्स, सोशल बायकॉट एंड डिवोशनल सॉन्ग्स भी बजाए गए, यानी सभी एकत्रित हो गए एक तरह से। चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सत्याग्रह वाज दैट अ पर्सन एनी कास्ट वाज फ्री टू पार्टिसिपेट इन इट। यानी हर व्यक्ति जो भी हो, किसी भी कास्ट को, सभी इसमें आ सकते हैं, जिसके पास जैसा समूह अपने हिसाब से आ सकते हैं। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू रीच द सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी एंड रिटर्न कॉन्फिस्केटेड लैंड्स। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट को सेटलमेंट की तरफ बढ़ना पड़ा और जो भी लैंड्स वगैरह थे सब कुछ वापस करने पड़े, टैक्सेस वगैरह को डाउन करने पड़े। द बरदौली मूवमेंट्स सिंबलाइज द एग्रीगेरियन पीजेंट्स क्लास अलायंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये मूवमेंट जो है सबको जोड़ दिया, पीजेंट्स को जोड़ दिया और गवर्नमेंट के साथ मिल के वर्क हो गया। इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34 तक चला। दिस मूवमेंट वाज अ फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू कंसेड द डिमांड्स। ये इसलिए चलाया जा रहा था कि गवर्नमेंट के ऊपर पूरा प्रेशर बनाया जाए, डिमांड्स को पूरा करवाया जाए। इट वॉज डन बाई ब्रेकिंग लॉ एंड सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ये कैसे कर रहे थे? तो जो लॉ थे उनको तोड़ा जा रहा था नहीं तो, और साथ साथ इससे जो गवर्नमेंट को नुकसान होगा वो भी देखा जा रहा था कि भाई
अगर हम मानेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नुकसान होगा, इससे फ़ायदा मिलेगा, हमें अपनी बात मनवानी होगी, जैसे स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं वैसे। द मूवमेंट बिगेन विद द साल्ट सत्याग्रह, ये शुरुआत साल्ट सत्याग्रह से हुआ। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जो साल्ट लॉ बना था उसको तोड़ेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बनाया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन द कलेक्शन ऑफ साल्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इम्पोज करता है टैक्स को जो कलेक्ट किया जा रहा है साल्ट के ऊपर। अब साल्ट के ऊपर भी टैक्स लगेगा तो भाई महंगाई और बढ़ेगी नहीं, जो हम डेली यूज़ करते हैं। गांधी जी डिसाइड वॉक फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू स्मॉल कोस्टल विलेज ऑफ दांडी। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वॉक करेंगे साबरमती आश्रम से छोटे कोस्टल विलेज में, दांडी एरिया में, दांडी एक जगह का नाम है जो कोस्टल एरिया में पड़ता है। 12 मार्च 1930 को विद अ ग्रुप ऑफ 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी मेड द 358 किलोमीटर लॉन्ग मार्च टू दांडी। इन्होंने मार्च किया दांडी की ओर ताकि सॉल्ट लॉ को तोड़ा जा सके। ठीक, ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच्ड दांडी एंड सेरेमोनियल वायलेटेड द लॉ बाय पिकिंग अप अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट। उन्होंने, गांधी जी ने खुद नमक कलेक्ट किया और सारे लॉ को तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि इन्होंने लॉ लगाया था कि नमक को अब छूना तक नहीं है, जबकि इन्होंने छुआ। द फेमस दांडी मार्च क्रिएटेड टर्मोइल इन द रैंक एंड फाइल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट वॉज सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो ये एक लैंडमार्क तैयार करता है, सिग्निफिकेंट लैंडमार्क तैयार करता है इंडियन मूवमेंट के लिए, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए। पीपुल ज्वाइन द मूवमेंट स्पॉन्टेनियसली, सभी के सभी ज्वाइन करते हैं बिना डरे, एकदम फ्लुएंटली। गांधी जी अपील्ड टू नेशन टू ब्रेक नॉट ओनली द साल्ट लॉ बट ऑल लॉ मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इससे गांधी जी के अंदर भी जोश आता है कि भाई हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सारे लॉ तोड़ो, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। डिक्लेयर्ड एट प्रेजेंट इंडियन सेल्फ रेस्पेक्ट इज सिम्बोलाइज्ड। उन्होंने कहा भारतीयों का सेल्फ रेस्पेक्ट ही सबसे बड़ा सिंबल है। इन ए हैंडफुल ऑफ साल्ट इन द सत्याग्रही हैंड लेट फर्स्ट बी ब्रोकन बट लेट देयर नो सरेंडर ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले तोड़ते हैं और किसी तरह का कोई सरेंडर नहीं करेगा इस चीज़ को लेकर के। 1000 थ्रू आउट द कंट्री प्रूव द सॉल्ट लॉ बाय द मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। जो सॉल्ट बनाने के लिए मना किया था ब्रिटिशर्स ने, लोगों ने सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के सामने, फैक्ट्रीज के सामने। एज द मूवमेंट स्प्रेड यंग पीपल बायकॉट स्कूल एंड कॉलेजेस। जो यंग लोग थे स्कूल कॉलेज सब छोड़ना शुरू करिए। एंड रूरल पीपल वर इंसिटेड टू रिफ्यूज टू पे रेंट और टैक्स। और जो गांव के लोग थे उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया रेंट और टैक्स पे करना। अनदर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मूवमेंट वाज अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द स्केल ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, पार्टिकुलरली ब्रिटिश क्लॉथ। और यहाँ तक कि लोगों ने स्ट्राइक किया, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश गुड्स थे बेचने से मना कर दिया। स्पेशली जो ब्रिटिश क्लोथ थे, कपड़े थे ब्रिटिश के बने हुए, मैंने ब्रिटेन के बने हुए चीज़ें थी। 4 मई 1930 गांधी जी वाज अरेस्ट कर दिए जाते। भाई अब ज़्यादा इनका हो रहा था तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं दबाव बनाना था। टू द दर्शना साल्ट वर्क इन गुजरात, जो उन्होंने किया था। ही वाज कॉन्फाइंड इन यरवादा जेल इन पुणे। ठीक, इनको अंदर कर दिया गया। हाउएवर अब्बास तैबजी एंड सरोजिनी नायडू लेड द मार्च टू कैप्चर द साल्ट गो डाउन एट दर्शना। इन्होंने मार्च पास किया, किसने? सरोजिनी नायडू और तैबजी ने। ठीक है, अब्बास तैबजी ने। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खान अब्दुल गफ्फार खान सपोर्टेड द मूवमेंट बाय एस्टेब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खुदाई खिदमतगर। ठीक है, तो जो गांधी जी छोड़ दिए थे अब ये लोग सपोर्ट करना शुरू किए। ही वायलेटेड द लॉ बाय विथ होल्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन नागालैंड। 13-year-old रानी गैदिंगलियू रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टू सपोर्ट गांधी जी कॉल। जो गांधी जी कर रहे थे इसका सपोर्ट 13 years old लड़की ने किया नागालैंड में। शी वॉज इम्प्रिजन, उसको भी जेल में कर दिया गया 1932 को, और फिर 1947 में रिलीज हो गई। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। इसमें क्या होता है? तो विद द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इट वाज एंटिसिपेटेड बाय कांग्रेस लीडर्स दैट सिंस इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन
देयर वर चांस टू जापान्स अटैक ऑन इंडिया। जैसे ही वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होता है, मतलब आउटब्रेक के बाद, यह कांग्रेस लीडर का कहना था कि ब्रिटेन को यहाँ से छोड़ देना है, नहीं तो जापान अटैक कर देगा, क्योंकि जापान को अटैक करने का मौका मिल जाएगा। इन ए मीटिंग इन द बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अडॉप्टेड क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। तो इन्होंने क्विट इंडिया रिजोल्यूशंस बनाया, ठीक है, और वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल अब ख़त्म हो। द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट वाज दैट इट प्लेस इंडिपेंडेंस ऑन द इमीडिएट एजेंडा ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो अब नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ने लगे और इनका यही था कि अब आज़ादी हम लेके रहेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। ये था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इसके बाद आती है टॉपिक रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी राइटिंग। अब लिखना शुरू करते हैं। Along with the reform movement of the period developed the literature of 19th century, it was completely taken over by the problem of people and a new patriotic mood। देखिए, कोई भी अगर विद्रोह करना है तो लोगों की बातों को कहना होगा, देशभक्ति लानी पड़ेगी। तो a large number of poems and songs were produced during the 1860s, 70s also। बहुत सारे गीत लिखे गए, पोएम्स लिखे गए, गीत लिखे गए। दे रेफर टू द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इसमें लिखा क्या गया? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स जो थे, सभी चीज़ों के बारे में लिखा गया। दीन बंधु मित्र प्ले नील दर्पण एक्सपोज द इंडिगो प्लांटर्स। इसमें पूरी तरीके से बताया गया था कि इंडिगो प्लांटर्स कितना सफ़र कर रहे हैं, लेबर कितना सफ़र कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस रिमेंड दैट बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ इन 1882। इसमें भी लिखा गया है। इट्स पैट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम बिकेम सो पॉपुलर दैट इट वाज सिंस बिकम आवर नेशनल सॉन्ग। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसको नेशनल सॉन्ग बनाया गया। हिंदू रिवाइवलिज्म वाज एट हाइट ऑफ द बंगाल। हिंदू रिवाइवलिज्म था, वो हाइट पर था बंगाल में 18s में और 90s में। पॉपुलराइज्ड बाय द theatre which was dominated by the Girish Chandra Ghosh sentimental domestic drama and Puranic plays based on the political issues। अब होता क्या था कि प्लेज किए जाते थे, ठीक है, थिएटर्स में, और पॉलिटिकल इश्यूज़ को उसमें रखा जाता था। जो भी डोमेस्टिक चीज़ें होती थी उनको, ड्रामा को दिखाया जाता था। M.G. रानाडे in his note on the growth of Marathi literature 1898 cataloged the rapid of increase in the number of Marathi publications and encouraged the publish new version of poems of medieval bhakti poet। इसमें भक्ति पोएट से लेकर के, भक्ति मूवमेंट से लेकर के मेडिवल पीरियड की जो चीज़ें होती थी वो सब कुछ पब्लिश होते थे। इन 1903 बिपिन चंद्र पाल इन न्यू इंडिया स्टेटेड दैट सिंस Ilbert Bill days politics have been neglected in the interest of the abstracted religion and in the consequences religious songs have supplanted and old national songs। देखिए, जो हमारे कल्चर में, जो हमारे सभ्यता के अंदर जो भक्ति वाले सॉन्ग्स थे सब कुछ नेगलेक्ट हो चुके थे ब्रिटिश काल में। ब्रिटिशर्स अपनी क्रिश्चियनिटी लाते थे, हमारी चीज़ें सब चीज़ खो रही थी। तो ये जो लिखना था ना, राइटिंग्स थी, इसके ज़रिए सब चीज़ें वापस लाने का प्रयास भी चल रहा था। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्टार्टेड द प्ली फॉर द यूज़ ऑफ स्वदेशी आर्टिकल थ्रू हिज प्लेज एंड राइटिंग। इन्होंने प्लेज और राइटिंग भी स्टार्ट किया था अपने समय में। ही रिप्रेजेंटेड द एगोनीज ऑफ पीपल, द अनरेस्ट ऑफ द मिडिल क्लास एंड अर्ग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो डिमांडेड फॉर द बैन ऑन द काउ स्लॉटर्स। इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी। यह रिप्रेजेंट करता था लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को, और जो समाज में प्रोग्रेस चल रहा था, जो समाज में अलग अलग तरह की डिमांड चल रहे थे। और साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि काऊ को जो, या गाय को जो काटा जा रहा है उसको बैन किया जाए। सभी चीज़ें लिखते थे, सभी चीज़ों के बारे में पोएम या स्टोरीज़ के थ्रू लिखते थे। प्रेमचंद वाज अनदर फेमस राइटर। प्रेमचंद एक फेमस राइटर थे हु रोट एक्सट्रीमली ऑन पुअर कंडीशन ऑन इंडियन अंडर द ब्रिटिश। इन्होंने पुअर कंडीशन जो भारतीयों की चल रही थी ब्रिटिश के अंदर, उन चीज़ों को भी लिखा। इन हिज बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया
1901-03 R.C. Dutt established a link between the India's growing poverty and British policies. जो भारतीयों के बीच में जो गरीबी चल रही थी उनको जोड़ने का प्रयास किया, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ भी बात की. मोर पर्टिकुलर ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्रू एन आर्टिफिशियल एक्सपोर्ट, सरप्लस डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट फॉलोड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री एंड एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू बर्डन. जो भी चीज़ें बर्डन चल रही थी, टैक्सेस को लेकर चल रही थी, इंडस्ट्रीज़ को लेकर चल रही थी, जो दिक्कतें पैदा हो रही थी, किसानों को जो दिक्कत आती थी, सब चीज़ें लिखते थे. द राइटिंग of Bholanath Chandra in 1873, Rana Day and the Bal Gangadhar Tilak in the Maratha revealed that industrialization was main requirement of that time. They appealed to their countrymen to make industrial enterprise an ocean to river of all their thoughts. उनका यह कहना था कि अब हमें इंडस्ट्रीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. क्यों बढ़ना चाहिए? इससे क्या होगा, जो बेरोज़गारी है, जो दिक्कतें हैं, जो खान पान है, जो महंगाई है, वो मेंटेन हो सके. तो उन्होंने एक सेंटेंस लिखा, द ओशियन टू द रिवर ऑफ ऑल देयर थॉट्स. अपने सोच को बड़ा बनाने का बात किया है. इन 1901 लाला लाजपत राय इन हिज आर्टिकल पब्लिश कायस्थ समाचार एडवोकेटेड टेक्निकल एजुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल सेल्फ हेल्प अपार्ट फ्रॉम हिज एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़. लाला लाजपत राय जो है अपने आर्टिकल पब्लिश करते हैं काया समाचार में, और वहाँ वो टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल सेल्फ अपार्ट के बारे में कहते हैं कि भाई अब हमें ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज़ को चला सकें. बाल गंगाधर तिलक रोट एन आर्टिकल इन द केसरी, एक न्यूज़पेपर में. ही वाज सेंट टू द जेल, मतलब उनको जेल भेज दिया गया, मंडलाया जेल में भेज दिया गया 6 साल के लिए. तो कांग्रेस प्रोटेस्टेड, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया. दो मैनी कांग्रेसमैन डिसलाइक तिलक, हालांकि बहुत सारे कांग्रेसमैन जो है तिलक को डिसलाइक करते थे. दे वर यूनाइटेड बाय द कॉमन ऑब्जेक्टिव सच एज अ क्वेश्चन ऑफ द सिविल राइट्स एंड फ्री प्रेस. तिलक जो है पूरे तरीके से सिविल राइट्स के बारे में बात करते थे, क्वेश्चन उठाते थे, और प्रेस के द्वारा पूरे फ्री थे. मैंने वो चाहते थे कि प्रेस को फ्री किया जाए, सब चीज़ें वो कह सकें, ऐसी बातें वो रखते थे. द फ्रेंचाइजीज रॉबिन वाज हैज़ डिस्क्राइब इन द ग्रेट डील the process of Gandhi rise to power in the course of 1919-1920 Mahatma Gandhi autobiography, the story of my experiment was truth, gives the detailed account of the political movements within the freedom struggle. गांधी जी ने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ गिव. इसमें जो है बताया गया है कि कैसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स चले थे, फ्रीडम स्ट्रगल्स चले थे. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द राइटिंग ऑफ दिस पीरियड क्लियरली रिफ्लेक्टेड द कंडीशन ऑफ द टाइम. ज़्यादातर जो राइटिंग्स थी वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करती थी कि उस समय क्या कंडीशन चल रही थी, और कुछ डेवलपमेंट्स क्या क्या चल रहे थे वो भी बता रहा है. तो दे प्रमोटेड काइंड ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस इन द पीपल, और लोगों के बीच में क्या क्या परिणाम आए, नेशनल मूवमेंट से क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या प्रमोशन हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, सारी चीज़ें इसमें बताई गई. तो ये जो पूरा चैप्टर था एक तरीके से, ये चैप्टर मूवमेंट्स, छोटे छोटे मूवमेंट्स से लेके बड़े मूवमेंट्स तक सब कुछ बताया गया इसमें. बहुत ही बेस्ट चैप्टर है, इसको समझना है, हर लाइन को समझना है. जहाँ डाउट हो फिर स्कूल ओपन होगा तो पूछना है. और हाँ, कीवर्ड्स लर्न करिए, और एक वर्क है जो आपको करना है, वो एक्सरसाइज फिल करना है. ठीक है. एक्सरसाइज फिल करके, और फिर कल तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन आपको भी ये वर्क करना है. ठीक है. हैव अ गुड डे.